हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिंदुओं के धार्मिक गुरु हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ये एक जनहित याचिका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने याचिका क्यों दायर की है, क्या है पूरा मामला। हम विस्तार से जानेंगे। आप किस धर्म के हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए इस वीडियो को देखना जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें मेरे साथ आखिरी तक, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। शीर्ष अदालत में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(ग) को चुनौती देने वाली एक याचिका पेश की है। याचिका के अंतर्गत देवकीनंदन जी ने कहा है कि देश में कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदू दस्तावेजों के आधार पर या रिकॉर्ड स्तर पर बहुसंख्यक हैं, जबकि वहाँ पर उनकी संख्या सिर्फ 1 या 2% है। वहीं कुछ जगहों पर दूसरे धर्मों के लोग जैसे कि ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, इनकी संख्या 50 से 90% तक है। फिर भी इनको दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक दिखाया गया है, अल्पसंख्यक बताया गया है, जो कि गलत है और ये संविधान का उल्लंघन भी करता है। याचिका में कहा गया है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जबकि रिकॉर्ड स्तर पर अभी तक उन्हें बहुसंख्यक ही दिखाया जा रहा है। और अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू ना तो वहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ना ही उनका संचालन कर सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकें, उनका संचालन कर सकें। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 का उल्लंघन करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। याचिका के माध्यम से देवकीनंदन जी ने यह भी कहा है कि इस अधिनियम के 1992 में प्रभावी होने के बाद केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। याचिका में यह भी कहा गया कि लद्दाख, कश्मीर और लक्षद्वीप में क्रमशः 46%, 95% व 96.6% मुस्लिम हैं। फिर भी वहाँ रिकॉर्ड स्तर पर उनको अल्पसंख्यक दिखाया जाता है, जबकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में क्रमशः 75%, 87% व 88% ईसाई हैं। फिर भी वहाँ पर उनको रिकॉर्ड स्तर पर अल्पसंख्यक दिखाया जाता है। वहीं पंजाब में सिख 57.7% व लद्दाख में बौद्ध 50% हैं, लेकिन वहाँ पर उनको अल्पसंख्यक ही माना गया है। याचिका के अनुसार लद्दाख में 1%, मिजोरम में 2.8%, लक्षद्वीप में 2.8%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.7%, मेघालय में 11.5%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.5% और मणिपुर में 41% हिंदू हैं। ये कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि रिकॉर्ड स्तर पर उन्हें बहुसंख्यक दिखाया जाता है, उन्हें बहुसंख्यक बताया जाता है। चलिए दोस्तों, याचिका में भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों की बात की गई है, हम उनके बारे में भी देख लेते हैं कि वो क्या स्पष्ट करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता के बारे में बताता है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समझ, विधि के सामने, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 15 स्पष्ट करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, मूल वंश उसका कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो या जन्म स्थान कोई भी हो, राज्य उनके साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा, सबके लिए समान कानून बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी किसी व्यक्ति के प्राण तभी लिए जाएंगे या तभी उसे फांसी दी जाएगी जब वो विधि के अनुसार हो, उसके साथ अपनाई गई प्रक्रिया विधि के विरुद्ध है, यानी कि कानून के खिलाफ है, कानून का उल्लंघन है उसमें, तो किसी को भी अपनी उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 29 और 23 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि मूल अधिकार है इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 29(2) बताता है कि जो अल्पसंख्यक हैं राज्य उनके साथ में या केंद्र शासित प्रदेश अगर है तो वो भी उनके साथ में समान व्यवहार करेगा, जैसा कि अन्य वर्गों के साथ वहाँ पे किया जाता है। उन्हें समान रूप से शिक्षित किया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। डॉक्टर ए.वी. कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1971 2 SCC 269 इसमें कहा गया कि कोई वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग है या नहीं, इसका विनिश्चय संपूर्ण राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी इसमें यह कहा गया कि संपूर्ण राज्य की जनसंख्या को देखना चाहिए, वो कितनी जनसंख्या है, और उसी के अनुसार ये तय करना चाहिए, ये दस्तावेजों में दर्ज करना चाहिए, ये रिकॉर्ड स्तर पर होना चाहिए कि कौन सा वर्ग अल्पसंख्यक है, कौन सा नहीं। अनुच्छेद 23 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। यानी अनुच्छेद 23 के अनुसार जिस भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। तो दोस्तों ये थे अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 जो कि सुप्रीम कोर्ट में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा पेश की गई, दायर की गई याचिका में उल्लेखित किए गए हैं। आप किस धर्म से हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके विचार क्या हैं। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट बताता हूँ, यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ में अश्लील हरकत करता है यानी कि प्रकृति विरुद्ध अपराध करता है तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 377 इस बारे में प्रावधान करती है। दोस्तों ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।